नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अटेंशन। और आज अटेंशन में बात मध्य प्रदेश में होने वाले दतिया के चुनावी रण की। तो दतिया का रण सज चुका है। मतदान की तारीखें भले ही नज़दीक आ रही हों, लेकिन दोनों मुख्य दलों के भीतर की हलचल सातवें आसमान पर है। चुनावी बिगुल फूंकने से पहले दतिया में बयानों के तीर चल रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास तो दतिया में उतारने के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार ही नहीं है। तो इधर बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस मैदान छोड़ने की हालत में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस का दावा है कि उनका प्रत्याशी आज ही तय हो जाएगा और दतिया की जनता इस बार बदलाव की नई इबारत लिखेगी। तो क्या वाकई कांग्रेस के पास चेहरों का अकाल है या फिर बीजेपी अति उत्साह में कांग्रेस की जमीनी रणनीति को भाप नहीं पा रही है? आज अटेंशन में बात इसी सियासी रस्साकसी पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दतिया के दंगल में अब वोटों से पहले शब्दों के वार हो रहे हैं। मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनावी रण में नैरेटिव की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस जीत का दावा कर माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष को उम्मीदवार तक न मिलने का तंज कसकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में जुटी है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा है कि पार्टी का प्रत्याशी तय है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि दतिया की जनता इस बार कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। साथ ही उन्होंने मंदिरों के चंदे को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। साफ है कि कांग्रेस स्थानीय चुनाव को बड़े राजनीतिक मुद्दों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जनता पीड़ित है, दुखी है। ऐसे ही दतिया की जनता भी पीड़ित है, दुखी है। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। उधर बीजेपी कांग्रेस के हर दावे को खारिज कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार तक नहीं और यही वजह है कि प्रत्याशी घोषित करने में देरी हो रही है। बीजेपी का दावा है कि दतिया की जनता एक बार फिर कमल खिलाने का मन बना चुकी है और कांग्रेस पहले ही मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लोग बाग छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कमल दतिया में खिलेगा और ये कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम है, इसलिए कोई तैयार नहीं हो रहा लड़ने के लिए। दरअसल उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि दोनों दलों की राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। इसलिए मतदान से पहले जनता के बीच ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे चुनावी गणित को अपने पक्ष में लाया जा सके। और यही कारण है कि दोनों दल जीत का दावा करने के साथ साथ एक दूसरे के आत्मविश्वास पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग से पहले गढ़ा जा रहा ये चुनावी नैरेटिव जनता के फैसले को कितना प्रभावित करता है, क्योंकि आखिरी फैसला मंचों पर नहीं मतदान केंद्रों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। वो स्वागत है आलोक जी आपका। और कांग्रेस कई दिनों से कह रही है कि वो प्रत्याशी की घोषणा आज हो जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन भी उन्होंने दावा किया कि आज प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो आज अब पता नहीं कब आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि असंतोष तो कांग्रेस में भी फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी रहे हैं पूर्व विधायक हैं घनश्याम भारती, राजेंद्र भारती माफ कीजिए, वो कह चुके हैं कि भैया पार्टी अवधेश नायक को टिकट दे चाहे घनश्याम सिंह को दे, मुझे और मेरे परिवार को चुनाव नहीं लड़ना है। तो इसको अंतर कले से भी जोड़कर देखा जा सकता है। और बीजेपी जो दावे कर रही कि इनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं है, तो ये क्या बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं माना जाए इसे? देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस के जो निवर्तमान विधायक हैं
उनके इस बयान के बाद इस बात को हवा मिली है, तूल मिली है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस की ओर से जो नाम चल रहे हैं उनमें उनकी पत्नी का नाम प्रमुखता में चल रहा है, और बिल्कुल। उसका मुख्य कारण है कि दतिया की सहानुभूति, जो सहानुभूति वाला वोट है, वो कांग्रेस हासिल कर सके। तो अभी ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि उनका नाम नहीं है या उनका नाम नहीं चल रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस बात के कहने के बाद से ही वहां पर एक प्रकार का माहौल बना है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, जबकि बीजेपी के पास प्रत्याशी की बहुतायतता है, कमी नहीं है, बहुत प्रत्याशी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, तो प्रत्याशी की तो कमी मनोज जी वहां होगी नहीं ना। लेकिन नरोत्तम मिश्रा मैदान छोड़ेंगे क्या? वो तो फार्म भर चुके हैं, फार्म खरीद चुके हैं, माफ कीजिए। देखिए, उन्होंने फॉर्म खरीदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, उनका नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, मीडिया में भी तेजी से आगे चल रहा है, आम जन के बीच में भी उनका नाम तेजी से आगे माना जा रहा है। लेकिन मनोज जी, मेरा ये मानना है, जिस तरह से ओबीसी कार्ड चल रहा है और ओबीसी वोटों की वहां पे बहुतायतता है, जी। तो मुझे थोड़ा सा संशय है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया एकदम से आशाजनक कदम ना उठा ले, जो जिसको देख के कांग्रेस भी हमको रह जाए कि ये क्या हो जी। गया। और क्योंकि हाल मतलब अभी एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, विजयपुर का, एक चुनाव बुधनी का जीत चुकी है, तो जो विजयपुर का चुनाव है उसकी हार बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी, और वो चाहेगी कि उसके जीत का अंतर भी बहुत धुआंधार हो। तो इसलिए वो कोई भी अप्रत्याशित कदम उठा सकती है मनोज जी, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन प्रतिष्ठा तो जीतू पटवारी की भी दाव पर है ना, क्योंकि एक प्रतिष्ठा जब जीते वो श्योपुर तो बड़ा उसको प्रचारित किया गया। हालांकि वो मुकेश मल्होत्रा की उम्मीदवारी भी खतरे में। अभी एक बार तो अयोग्य घोषित हो ही गए थे, अभी जैसे तैसे बचे, और ये था कि राज्यसभा वोटिंग नहीं कर पाएंगे। अब बीजेपी का सौभाग्य कहें या कांग्रेस का दुर्भाग्य की वोटिंग की नौबत ही नहीं आई, उसके पहले प्रत्याशी बाहर हो गए। लेकिन तलवार उन पर अभी लटकी हुई है, गिरी नहीं है, जैसे राजेंद्र भारती भी गिर गई है। तो देखिए, तलवार एक तो मैसेज देने का प्रयास तो जीतू पटवारी करेंगे, क्योंकि 163 सीटें जब बीजेपी को मिली, उसके बाद जब उनको अध्यक्ष बनाया तो पूरी 29 लोकसभा हार गए। तो तब ये था कि चलो भाई आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिला, अब तो लगभग वो भी 2-2.5 साल के विधान अध्यक्ष हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में लगी है, तो उससे कमतर हम जीतू पटवारी जी की प्रतिष्ठा को नहीं आंक सकते। वो युवा हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तूफानी दौरे किए हैं, जगह जगह गए हैं, संगठन को खड़ा करने का यत्न किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी प्रतिष्ठा इस मामले में दांव पर लगी हुई है। और चूंकि 2028 में चुनाव आना है, तो ज्यादा समय भी नहीं है, तो एक प्रकार का होमवर्क उनको भी करना पड़ेगा। तो जी। ये जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव ये कांग्रेस के लिए है मनोज जी। लेकिन कांग्रेस की कसौटी ये भी है ना कि एकजुटता जो है उसका बड़ा संकट है उनके सामने। तो ये एकजुटता भी तो एक संकट सामने है ना कांग्रेस के, उससे पार पाना भी होगा उनको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस में अभी पिछले 1 महीने से जिस तरह से देखा जा रहा है, अभी पिछला एपिसोड हुआ था जिसमें उज्जैन में जो एक न्यास को लेकर आरोप लगाए गए थे, और फिर उनको खारिज किया गया था खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा। बिल्कुल। उससे दिग्विजय एक सिंह। अंतर कलह तो हाँ उससे एक अंतर कलह तो कांग्रेस की उभर कर सामने आई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि बाद में आला कमान के हस्तक्षेप के बाद चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, और ये दिखाने का भी प्रयास किया गया कि हम सब एक हैं, हमें कोई भेद नहीं है। लेकिन तब तक आम जनता के बीच मीडिया के द्वारा ये चीजें घर घर में पहुंच चुकी थी कि कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है, और एक तरीके से मध्य प्रदेश नहीं, ये कांग्रेस सवाल में मैंने इसलिए पूछा आलोक जी, क्योंकि जी जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले इंदौर में पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को गिरफ्तार जी जी किया जी है ड्रग कनेक्शन जी में। और जी एक अभी तक एकमात्र ट्वीट आया है
विवेक तनखा जी का। अभी तक ना उमंग सिंगार का कोई ट्वीट आया है, ना दिग्विजय सिंह का कोई ट्वीट आया है। छुटपुटी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनके ट्वीट आए हैं। तो ये भी बता रहा है ना कि अगर एक प्रदेश अध्यक्ष का भाई, अभी तक बीजेपी की तो होता अगर ऐसा कुछ मामला, तो पूरी बीजेपी हमको सड़क पर दिखाई देती। तो ये जो एकजुटता की बात बार बार कांग्रेस में निकल कर आती है कि एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। मनोज जी, कांग्रेस में इतने छत्रप हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और छत्रपों के कारण ही कांग्रेस को ये गति प्राप्त हुई है। कांग्रेस यदि एकजुट रहती तो इतने सारे मुद्दे इस मध्य मुझे प्रदेश लगता है में गति थे। की जगह अगर ये दुर्गति शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, ये तो मैं तो नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर इतने सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में थे आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को उस तरीके से नहीं उठा पाई एकजुटता के साथ जिसकी की दरकार थी एक विरोधी दल को। और ऐसा नहीं है कि आम जनता इसको पसंद नहीं करती है। जी, आम जनता की जो भी कोई बात करेगा, आम जनता के हित की जो भी कोई बात करेगा, उसको आम जनता पसंद करती है, वो चाहे कोई भी दल का कोई हो। भी दल। जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इसमें दो मत नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे, बहुत लोकप्रिय मंत्री रहे, उनके सभी से संबंध बहुत मधुर रहे। लेकिन बहुत अहम सवाल जो मेरे जहन में बहुत लंबे समय से, जी, आखिर ऐसा क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के बाद भी नरोत्तम मिश्रा जैसा व्यक्ति 7,000 से अधिक वोटों से देखिए आप हारा। भी समझते ये हैं ग्वालियर सोच चंबल समझ को, हम भी, कि ग्वालियर चंबल में एक तो मंत्री होना सौभाग्य, लेकिन अगर वो गृह मंत्री है तो उसका दुर्भाग्य, क्योंकि हर दूसरे आदमी को वहां पे बंदूक चाहिए, रिवाल्वर चाहिए। वो कोई लेकिन एक चीज गृह है- मंत्री नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकता है। ये सबसे बड़ा संकट है ग्वालियर चंबल के आदमी के सामने। अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, इस पूरी लड़ाई को कैसे देखें? ओबीसी वोट निर्णायक है, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव जो कि 2.5 साल से सक्रिय हैं, पिछले चुनाव के बाद से। नरोत्तम मिश्रा भी सक्रिय हैं। और अब ये लड़ाई को कैसे देखा जाए? अब पहली बात तो कि बीच कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? क्या राजेंद्र भारती की पत्नी, जैसा कि कल तक उन्होंने अनिच्छा जताई है कि मैं चाहता हूं कि पार्टी जिसको टिकट दे मैं उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन क्या इतना आसान होगा कांग्रेस में किसी नेता का ये कह देना कि अगर किसी और को टिकट मिल जाए वो और उसका समर्थक उसके पीछे खड़ा हो जाए? और ये लड़ाई फिर किस दिशा में जाती दिखेगी आपको? अगर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से होते हैं, भारतीय परिवार से कोई होता है, और तीसरा दामोदर यादव, क्योंकि यादव वोट भी 12-15% से ज्यादा है वहाँ उस इलाके में। ओबीसी काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके दतिया उपचुनाव में, और मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जो सिद्धार्थ कुशवाहा है, सतना के विधायक हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनको वहां का प्रभारी भी बनाया। रही बात ये कि कांग्रेस किसको टिकट देगी, तो मुझे लगता है कि उसके पास में बहुत सीमित विकल्प है कांग्रेस के पास में। जी, और जिस तरह से राजेंद्र भारती ने वहां पर इस चुनाव को जीता था नरोत्तम मिश्रा जैसे एक बड़े प्रत्याशी को हराकर, तो उनकी उपेक्षा नहीं होगी, उनकी सहमति से, उनकी इच्छा से ही यहाँ पे टिकट का निर्धारण होगा। और क्योंकि पिछली बार भी अवधेश नायक का टिकट हो गया था, बीजेपी छोड़कर आए थे वो, लेकिन भारी विरोध के बाद फिर उनका टिकट काटा कांग्रेस ने, जैसा कांग्रेस में आमतौर पर हमेशा देखता नहीं है कि एक बार टिकट हो गया तो किसी का टिकट कट जाए। तो अब जो भी है, कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी मुश्किल चुनाव है, क्योंकि उपचुनाव जो होते हैं उसमें सीधे तौर पर पीछे सरकार होती है, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एक सरकार के प्रत्याशी के खिलाफ और फिर वो नरोत्तम मिश्रा जैसे, वहाँ ब्राह्मण वोटर्स भी काफी हैं। जी, ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी है, बिल्कुल, दलित है, ब्राह्मण है, खटीक है, तमाम सारे वोटर हैं। बिल्कुल है। तो एक सरकार की जो उपयोगिता होती है, मतलब जो सरकार का प्रत्याशी होता है, वो वहाँ की जनता के लिए विकास कार्यों से लेकर, अभी आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि हर व्यक्ति को लाइसेंस और बंदूक चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी पार्टी का कोई विधायक जो है इस काम को करा पाएगा। मतलब कोई छोटे मोटे भी काम जो होते हैं वो 70 वोट पार्टी का एक नेता करा लेता है, तो विधायक तो करा ही लेगा। उसके सर पर तो बेचारे की वैसी बंदूक तनी रहती है कि हर काम उसको कराना है और सबके हाथ पैर जोड़ना। और अगर वो कभी मुख्यमंत्री या किसी के पास चला जाए तो आरोप ये लगने लगते कि ये देखो भी भाजपा में जा रहा है, इसको भी पैसे मिल गए। कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट किसी नेता के सामने, विधायक के सामने ही है कि वो किसी मंत्री से मिल ले, मुख्यमंत्री से मिल ले, भले क्षेत्र के विकास के लिए मिले, तो आरोप लग जाता है कि साहब ये देखो पाला बदल रहा है। उसकी वजह ये है कि अतीत में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेसियों ने पाला बदल कर जो है भारतीय जनता पार्टी की न केवल सरकार बना दी थी, बल्कि कांग्रेस की ऐसी, जो अभी एक शब्द आप उपयोग कर रहे थे, दुर्गति,
तो वास्तव में कांग्रेस की दुर्गति के लिए कांग्रेसी ही जिम्मेदार हैं। अब वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी सत्ता लोलुपता हो सकती है, उनके अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी मुश्किल होगा और ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है वहां पर। अभी चूंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ है और जो बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी को खारिज करके बीजेपी कोई प्रयोग करना चाहेगी। लेकिन खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। खिलावन जी, लगभग 3 महीने से राजेंद्र भारती का घटनाक्रम चल रहा है, तो बहुत बेहतर होता कि जैसा हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जिस दिन चुनाव हारे उसके अगले दिन से वो इलाके में सक्रिय थे, और अब पिछले 1 महीने से जातियों का समर्थन हासिल करने के लिए अलग अलग जातियों के सम्मेलन चल रहे हैं, तमाम सारे इलाकों में मिलना जुलना। बगल में डबरा में जो उनका गृह क्षेत्र है, उन्होंने नवग्रह मंदिर बनाया, पूरे देश में उन्होंने अपना जलवा भी दिखाया उसमें। तो ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने फिर वही गलती की जो हमेशा करती रही है, कि वो 3 महीने पहले से जब लग रहा था कि राजेंद्र भारती की सदस्यता चली गई है, खतरा है, तो उनकी पत्नी या उनके बेटे या किसी एक ऐसे उम्मीदवार को इलाके में सक्रिय कर देती वो। क्योंकि दामोदर यादव भी हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से वहाँ सक्रिय, पूरा दतिया वो नाप चुके विधानसभा क्षेत्र। जो हमने उपचुनाव में देखा था कि जब सरकार गई थी और ये पता है कि जब कोई भी सीट खाली होती 6 महीने में चुनाव होना ही होता है, तो आप पहले से प्रत्याशी घोषित कर दो, क्षेत्र में समझ ले कोई नाराजगी उसको दूर कर ले। लेकिन ये कांग्रेस एंड टाइम पर जागती है। अभी भी 13 तारीख आखिरी है, अब 2-3 दिन बचे हैं, अब भी आप प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। और एक उपचुनाव की बात है, अगर 230 में फिर क्या करते हैं वो तो हम लगातार देखते रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए खिलावन जी। हाँ मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आइए। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कांग्रेस जो है समय पे कोई काम नहीं करती। बहुत पहले इनको तैयारी शुरू कर देनी थी, लेकिन शुरू नहीं कर पाए ये तैयारी। तो होता क्या है कि 3 महीने पहले यदि आपके प्रत्याशी को आपके विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उसके कुछ दिन बाद ही उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो आपको तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी थी। जिनको भी प्रत्याशी आप घोषित करने जा रहे हैं या बनाने हैं, उनको समय देते पर्याप्त। ये नहीं कर पाती कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को उम्मीद थी कि कोर्ट से कोई राहत मिल जाएगी उनको। आज भी कांग्रेस को उम्मीद है, जिस तरह आज राजेंद्र भारती दिल्ली के हाई कोर्ट में जिस तरह से बिल्कुल, आज वो शुक्रवार को शायद उस पर निर्णय आ सकता है। हाँ, चुनाव निरस्त कर दिया जाए, इस तरह का जो तर्क रखा वो वकील द्वारा। तो आज भी उम्मीद है कांग्रेस को। इसीलिए समझा मुझे लगता है कि इधर उधर और ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, उसमें यही व्यक्त की जा रही है कि इसको जो है कांग्रेस भुनाना चाहती है। कांग्रेस ये बताना चाहता है कि सामने कि कोई बेकसूर आदमी को जो है इस तरह से उसकी सत्ता समाप्त कर दी गई, इस तरह से प्रदर्शित करना चाहती है और सहानुभूति वोट लेकर प्रयास हमने देखा जब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो सकती है, तो राजेंद्र भारती तो कहीं गिनती में नहीं है। वो कानून तो सबके लिए, कानून भी ये थोड़ी प्रावधान है कि भैया एलओपी के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होगा या कांग्रेस के फलाने विधायक के खिलाफ ये कानून सबके लिए बराबर है। बीजेपी के भी है, कांग्रेस के लिए भी। देखिए, जिस तरह से शोभा भारती को राय पत्नी को उतारने की कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस के मन में ये बात है कि वो सहानुभूति मिल जाएगी इस मामले में। इस तरह की बातें उनके कांग्रेस के नेताओं के मन में होंगी, तभी तो वो इस तरह का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेकिन खिलावन जी, आपको लगता है कि ये जो सिंपैथी कार्ड है वो हमेशा चलता है? क्योंकि कई ऐसे मामलों में हम देखें कि जो हमारे माननीय सदस्य शतायु हों, लेकिन कई मामलों में हम देखते हैं कि किसी पूर्व या जो दिवंगत है विधायक के सांसद, उनकी पत्नी बेटे, किसी को चुनाव उतारा जाता, वो तक चुनाव हारे, हमने ये भी देखा है। देखिए, लगभग 90% और ये तो आपराधिक मामला होता है। यदि मौत हो जाती किसी रूलिंग विधायक या सांसद की और उसके परिवार के किसी सदस्य को, उसके बेटे को या पत्नी को उतारा जाए, तो संपत्ति मिलने की 90% संभावना रहती है और 90% जीत भी हुई है। कुछ मामले बिल्कुल इसमें दोनों तरह के उदाहरण हैं। लेकिन ये मामला बिल्कुल पृथक है।
ये मामला बिल्कुल पृथक है। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार मतलब गबन के आरोप कहना चाहिए वो, एफडी को जो है 3 साल के लिए ज्यादा ब्याज दर पे बढ़ा के आप काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये एक अपराध निश्चित रूप से अपराध था, और इस अपराध को की सजा क्या होती है ये तो हम अधिवक्ता बता पाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे देश में नेताओं का भारतीय रसूख है, खिलावन जी, जो देश में हमारे नेताओं का रसूख है, अगर खुदा ना खास्ता वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए होते या सत्तारूढ़ पार्टी में होते, तो हो सकता है कि बैंक प्रबंधन लिख के दे देता है कि साहब इनकी कोई गलती नहीं, बैंक वाले खुद ही इनको ज्यादा ब्याज दे आए थे। निश्चित तौर पे ऐसा हो जाता है, लेकिन इस मामले में तो बैंक के प्रबंधक, जो महाप्रबंधक है, वो बयान देने गए थे एमएलए एमपी कोर्ट दिल्ली में। तो कुल मिला के ये है मामला है कि जितना भी प्रयास कर ले कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि सिंपैथी लेने का प्रयास करेगी। बल्कि दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कि नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में पराजित करने के बाद वहां की जनता जो है यह सोचने लगी थी कि हम जो है विकास की धारा से अलग हो गए हैं। सरकार चूंकि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है बीजेपी की, यदि वो जीतते तो निश्चित रूप से कद्दावर मंत्री बनते नरोत्तम मिश्रा। इसलिए लोगों को ये भावना है कि हमने विकास में पीछे कर दिए, इस तरह की भावना आज भी है। इस तरह से नरोत्तम मिश्रा अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, जिस तरह से वो जो उपेक्षा करते संगठन के लोगों की, कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा करते थे, कई संगठनों के लोगों की उपेक्षा करते थे, उन सब के लिए वो माफी मांगते घूम रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना नेताओं के संग कि वो अपेक्षा और उपेक्षा की जो महीन रेखा वो कब लांग जाते पता ही नहीं चलता है। जनता से तो वो सारी उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर उसकी जो अपेक्षा के बाद वो उपेक्षा में बदल जाती है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो दतिया का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि ये दोनों ही दलों के लिए साख और मूंछ की लड़ाई बन गया है। बीजेपी जहां कांग्रेस की देरी को लेकर उसकी लाचारी बताकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपनी साइलेंट रणनीति का हिस्सा करार दे रही है। लेकिन लोकतंत्र का एक सीधा सा नियम है, दावे और बयानों से चुनाव नहीं जीते जाते। जीत के लिए मजबूत चेहरे और जमीनी पकड़ की जरूरत होती है। कांग्रेस का आज प्रत्याशी तय करने का दावा कितना सच साबित होता है और बीजेपी का नो कैंडिडेट वाला तंज कितना सही था, ये दतिया के दंगल की तस्वीर साफ होते ही पता चल जाएगा। फिलहाल दतिया का वोटर पूरी तरह से अटेंशन मोड में है और हर एक चाल पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए। पैनी नज़र हमारी भी है। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।